जय हिंद, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास का कुछ क्वेश्चन था, आप लोगों ने भेजा था, उसका आंसर आप लोगों को चाहिए था। उसमें मात्र एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा हार्ड है। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने ध्यान से उस चीज को देखा नहीं। खैर छोड़िए उन बातों को। मैं पुनः आपको जो आप लोगों ने 6 क्वेश्चन मेरे पास भेजा है, 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं। ये सभी के सभी 15 लेसन से क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग 15 लेसन की क्लास का वीडियो पुनः जाकर देख लीजिएगा। 15 लेसन का क्लास का वीडियो आपका शुरू हुआ था 21 अप्रैल को और 22 अप्रैल को। आप दोनों दिनों का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपका 15 लेसन का पूरा निचोड़ बताया गया और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भी है उसमें। किंतु खैर आप लोगों ने पूछा तो मैं बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपका, अग्रगामी स्पीसीज क्या है और मरुक्रम में विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण करें। यानी चित्र बनाना है और बताना है आपको कि अग्रगामी स्पीसीज होता क्या है। आप लोगों को मैंने जिक्र किया था कि अग्रगामी वैसी स्पीसीज होती है जहां पहले से कोई स्पीसीज नहीं होती है, यानी मिट्टी की भी मात्रा नहीं होती है और वहां पे क्या होता है, पौधे उग आते हैं, उसे अग्रगामी स्पीसीज कहते हैं। आप लोग कॉपी कलम अपने साथ रखिएगा और इसको नोट जरूर कीजिएगा। अगर मैं आगे निकल जाऊं तो आप लोग वीडियो को रोक के जरूर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो अग्रगामी स्पीसीज की परिभाषा लिखिएगा। अग्रगामी स्पीसीज की परिभाषा है प्राथमिक अनुक्रम, यानी प्राथमिक अनुक्रम। पहले लिखवाते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। प्राथमिक अनुक्रम खाली क्षेत्र जैसे, प्राथमिक अनुक्रम खाली क्षेत्र जैसे चट्टान, कौमा नवनिर्मित डेल्टा यानी नया निर्मित डेल्टा, कौमा रेत के टीले, कौमा जलवायुमुखी और द्वीप समूह, कौमा बहते हुए लावा, कौमा हिमानी क्षेत्र होते हैं जहां की पहले मिट्टी का अंश नहीं होता है, जहां की पहले मिट्टी का अंश नहीं होता है। वैसे क्षेत्रों में किसी प्रकार से पौधे का उग आना आपका अग्रगामी स्पीसीज कहलाता है। इसका चित्र मैं व्हाट्सएप पे आप लोग को डाल दूंगा। इसका जो चित्र है, मैं चित्र का फोटो क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से चित्र बना लेंगे। देखिए अग्रगामी स्पीसीज का मतलब क्या कहा। अग्रगामी स्पीसीज का मतलब आपका कहा कि वैसा स्थान जो चट्टान हो, झरना हो, पत्थर हो, पठार हो, नवनिर्मित ज्वालामुखी हो, जो पहले से जहां मिट्टी का अंश नहीं पाया जाता हो और वहां किसी प्रकार से नए पौधे जो उग आते हैं, नई प्रजातियां जो उग आती है, वैसी प्रजाति या वैसे स्थान को ही अग्रगामी स्पीसीज कहते हैं। यानी किसी कारणवश वहां वो आ गया, गमन हो गया, यानी वहां पहुंच गया और उसकी उत्पत्ति हो गई, वही क्रिया कहलाती है अग्रगामी स्पीसीज। डाउट्स क्लियर होगा आप लोगों को। अग्रगामी स्पीसीज यानी जहां पे पहले कोई प्रजाति न हो और ऑटोमेटिक कहीं से आ जाए और वहां पौधे उग आए, उसे अग्रगामी स्पीसीज कहते हैं। इसका चित्र मैं आप लोगों को भेज दूंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कारणों का वर्णन करें। बताइए, तो आप लोगों को सारा चीज बताया गया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का क्या कारण होता है। उसका जाति क्षति का एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर ये आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा तो इसके बारे में आपको टॉपिक भी लिखना होगा, जैसे कि जलवायु के कारण क्षति, आवास के कारण क्षति, यातायात के लिए क्षति, ये सारी चीजें मैंने बताया। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज है। आवासीय क्षति तो देख लिया, आवासीय मतलब रहने के लिए लोग घर बनाते हैं, जंगलों को काट देते हैं, जंगल में रहने वाले जीव या तो शहर में चले जाते हैं या तो मारे जाते हैं, पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, वनस्पतियां विनाश हो जाती है। अगला है अति दोहन, यानी किसी भी चीज का आप लगातार निरंतर उपयोग कीजिएगा तो अति दोहन हो जाएगा, यानी उसकी स्थिति समाप्त हो जाएगी, उसका यूनिट जो होगा, क्वांटिटी जो होगी समाप्त हो जाएगी। विदेशी जातियों का आक्रमण, देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ विदेशी जातियों का आक्रमण आपका, यानी विदेशी जातियों का आक्रमण कहने का मतलब है कि कहीं और से आकर कोई जीव जंतु वहां रहने लगे या कोई पौधा वहां से आ गया और पहले वाले जीव और पौधे को नष्ट कर दिया। जैसे कि मान लिए एक तालाब है, तालाब में हम मछली पाले हुए हैं, छोटी मछलियां हैं, और कहीं से हम दूसरी मछली की प्रजाति लेके चले आए। अब क्या करेगा, वो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगा। या कभी कभी देखते होंगे हम खेतों में कुछ लगाते हैं फसल वगैरह और उसमें घास उगाते हैं, वो घास उगाने से क्या होता है, उस फसल को क्षति होती है। तो इसके कारण क्या होता है, उसका विकास रुक जाता है और जो दूसरा अनावश्यक चीज होता है अगर उसको हम नहीं उखाड़ के फेंकते हैं तो उसी की संख्या ज्यादा हो जाती है और जो फसल लगाते हैं उसकी संख्या
कम हो जाती है, वैसे ही जीवों में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जंगल है, जंगल में बहुत सारे शेर हो गए, तो बहुत सारे शेर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां हिरन और जो शाकाहारी जीव है उनकी समाप्ति हो जाएगी। ये चीज है। चलिए अगला है सहविलुप्तता, यानी किसी भी जीव की प्रजाति की विलुप्त होना। सहविलुप्तता आप लोग का परिभाषा लिखा है, उसके बारे में हम समझाए भी हैं। सहविलुप्तता। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन, यानी उसके रहने योग्य, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, उसके रहने योग्य अगर जलवायु नहीं मिल पाता है तो वो प्रजातियां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। तो जाति क्षति के ये प्रमुख कारण है, सभी के बारे में आप लोग लिख लेंगे, आपका बुक में भी होगा, और अगर क्लास में देखिएगा तो वहां भी हमने डीपली में चर्चा किया, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। अगला है जैविक स्रोत के संरक्षण कैसे करेंगे, यानी जैविक स्रोत का संरक्षण कैसे करेंगे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। जैविक स्रोत का संरक्षण करने के लिए क्या करना होगा। जैविक स्रोत के संरक्षण के लिए सरकार अब वन संरक्षण नियम के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलवा रही है, जिसके तहत आपका जीव मंडल है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभ्यारण्य है, जीव मंडल संरक्षित बनाकर और पवित्र उपवन बनाकर क्या कर रही है, जीवों का संरक्षण कर रही है। जहां पे सरकार के तय किए गए कर्मचारी उसके निरीक्षण में होते हैं, उसे कोई समस्या ना हो, वहां पे पेड़ पौधे की कटाई ना हो, जीवों कोई मार न दे, ये सारी चीजों का ध्यान उसमें रखा जाता है। और इन सभी ध्यानों के साथ ही यहाँ पे वैसे जीवों को रखा जाता है जिनकी संख्या या तो कम है या तो लुप्त होने के कगार पे है। जो रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक आप लोग पढ़े हैं, आप देखिएगा 15 लेसन वाले वीडियो को जरूर, जो 21 अप्रैल और 22 अप्रैल में हुआ है, जो आपका 5 पार्ट में पढ़ाया गया है इस लेसन को। तो ये 5 पार्ट आप लोग पुनः रिपीट एक बार जरूर करेंगे, देखेंगे 21 अप्रैल का। तो ये है स्रोत को संरक्षण करने के लिए क्या किया गया, अभ्यारण्य बनाए गए हैं, उपवन बनाए गए हैं, पवित्र उपवन बनाए गए हैं। इसके लिए बहुत सारे संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जीव मंडल बनाए गए। मैंने आप लोगों को बताया था कि वन्य जीव अभ्यारण्य को जरूर याद कर लीजिएगा। काजीरंगा कौन है, तो घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। ये सब में से आपका 2 क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन पक्का पूछता है, हर साल एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसलिए आपको ये याद करना है। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि अगर किन्हीं को नहीं मिलेगा और जरूरत होगा तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम इसका फोटो आपको डाल देंगे। तो आप लोगों ने तो किया नहीं। चलिए अगला है किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्पीसीज के विलुप्त होने के कारण, आ जाइए, यही जाति क्षति या स्पीसीज विलुप्त होने के कारण यही है। आपका दिया हुआ है, अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसमें भी दिया हुआ है आपका पेज नंबर 288 में। जैव विविधता को क्षति होने के कारण आवासीय क्षति का विखंडन होना, अतिदोहन होना, विदेशी जातियों का आक्रमण होना, सह विलुप्तता होना, जलवायु परिवर्तन होना, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जीवों को और वनस्पतियों को क्षति पहुंचाते हैं। तो आप सभी लिख लेंगे, यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर लगभग समान ही है। यानी आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कारणों का वर्णन करे, या स्पीसीज। स्पीसीज मतलब जाति ही होता है, बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक पौधे क्यों होते हैं। इसका मैंने आप लोगों को यहाँ चित्र बनाया था, देखिएगा बोर्ड पे एकदम बिल्कुल यही मैंने चित्र बनाया था और बताया था कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, तो कर्क रेखा कैसे गुजरती है, मकर रेखा कैसे गुजरती है। एक वीडियो जो पार्ट होगा सिर्फ यही फिगर पे ही था। 23.5 डिग्री क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है। मैंने बताया था कि जैसे ही उष्णकटिबंधीय होता है, फिर फिगर बना के पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको आप देख लीजिएगा उस फिगर को, वही 21-22 तारीख वाले में होगा। तो मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है, वहां सूर्य की किरणें ज्यादा आती हैं, इसलिए जो पौधे होते हैं, जीव होते हैं, उनका विकास ज्यादा होता है और उनको जीने की उम्मीद ज्यादा होती है। किंतु जो शीतोष्ण कटिबंध होता है, यानी ठंडा प्रदेश जो होता है, वो उन क्षेत्रों में क्या होता है, उन क्षेत्रों में ठंडक ज्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि वहां जीव और जो वनस्पति हैं वो ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, ज्यादा सघन नहीं हो पाते हैं, इसलिए वहां पर प्रजातियों की संख्या कम होती है और उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में वनस्पतियों की संख्या ज्यादा होती है। तो भारत कुछ उष्णकटिबंधीय में आता है, कुछ शीतोष्ण में आता है। मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में जो होता है वो शीतोष्ण होता है, और उससे ऊपर जो होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है, और उससे नीचे जो होती है वो उष्णकटिबंधीय होती है। लेकिन आप लोगों ने इसको देखा नहीं अच्छा से, आप लोग पुनः देखिए। ये मत सोचिए कि मैं क्लास में नहीं हूं तो नहीं समझा पाऊंगा, बिल्कुल आपको क्लास से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा अगर सिर्फ आपका ध्यान आपके इस वीडियो पे रहेगा और आपके पास बुक होगा, कॉपी होगा, कलम होगा। तो नहीं तो सिर्फ एक वीडियो समझ के देखिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका, याद रखिएगा।
अगला देखिए, विदेशी जातियों का आक्रमण क्या है। विदेशी जातियों के बारे में मैंने वही अभी बताया। विदेशी जातियों यानी कोई अन्य जगह से आकर जाति किसी अन्य जगह पे रहे तो वहां के जैव विविधता को काफी क्षति पहुंचाती है। इसे मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा है कि बाहरी जाति अनजाने या जानबूझकर किसी उद्देश्य से कहीं लगाए जाते हैं तो उनका आक्रामक बढ़ जाता है और वहां पाए जाने वाले वनस्पति और जीवों की विलुप्तता शुरू हो जाती है। जैसे कि जल में अगर नील नदी का एक उदाहरण रहा कि नील नदी में जो मछलियां है उसमें नाइज पर्च एक अफ्रीकी विक्टोरिया झील में डाल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, वहां करीबन 200 प्रजातियां विलुप्त हो गई। यानी एक नील नदी का उदाहरण दे रहा है, नील नदी में नाइल एक प्रजाति की मछली थी, उसको ले जाकर विक्टोरिया झील में डाल दिया तो विक्टोरिया झील में पाए जाने वाले 200 प्रजाति की मछलियां नष्ट हो गई, यानी उसको खा गया या उससे उसको मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत तरह का आपका जीव हो गया या पौधा हो गया, वनस्पति हो गया, जो क्या करते हैं, दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से विदेशी जातियों का आक्रमण होता है, प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में हो। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, किसी अन्य जगह से कोई चीज अगर लाके लगाते हैं तो होता है कि वो इतना फैल जाता है कि वहां रहने वाले जो पौधे होते हैं उसको नुकसान होता है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन का सॉल्व आपके वीडियो में सारा है, लेकिन आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा नहीं। पुनः आप लोग देखिएगा 21 और 22 तारीख वाले वीडियो को, और ऐसे तो मैंने बता दिया है तो आप लोग उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 12 क्लास का समाप्त होता है। जो का क्वेश्चन था, डाउट क्लियर हो गया। आप लोग क्वेश्चन टोटल बनाएंगे, जब क्लास खुलेगी तो मैं पक्का चेक करूंगा और टोटल एक लेसन का करके मैं आपको सुनूंगा जरूर। जय हिंद।